पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही है, मुझसे ऐसी छुई मुई बनकर बैठी रहती है जैसे मेरे आने से पहले 8-10 नौकर चाकर आगे पीछे फिरते रहते थे। थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाने से कौन सा शरीर घिस जाएगा। इनका सब कुछ मेरे भरोसे छोड़कर बैठ जाएगी। बाहर से थक कर आओ और फिर घर में आते ही रसोई में लग जाओ। वंदना खींचते हुए अपना सारा गुस्सा रसोई में बर्तनों पर निकाल रही थी। ऐसा नहीं था कि उनकी सास रुक्मणी जी को बहू के बड़बड़ाने का भाव नहीं था, लेकिन वो भी ठिठाई पर थी। बहू की बड़बड़ाहट को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रही थी। वंदना एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका सपना था कि वो अपने पैरों पर खड़ी होगी। उसने नौकरी के लिए कई जगह आवेदन भी दे रखा था। इस बीच जब उसके लिए अनिकेत का रिश्ता आया तो उसने साफ साफ कह दिया कि वो शादी इसी शर्त पर करेगी कि शादी के बाद उसे अच्छी नौकरी मिले तो कोई उसे नौकरी करने से नहीं रोकेगा। आखिर इतना पढ़ने लिखने के बाद वो घर पर नहीं बैठ सकती। अनिकेत और उसके घर वालों को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि उनकी बहू नौकरी करेगी, इसलिए दोनों तरफ से खुशी खुशी ये रिश्ता हो गया। शादी के कुछ दिनों बाद ही वंदना का ज्वाइनिंग लेटर आ गया। जिस दिन वंदना ने अपने ससुराल वालों से कहा था कि वो अब नौकरी करेगी तो उसकी सास रुक्मणी जी ने सारे परिवारों के सामने कह दिया था, बहू नौकरी करे इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि वो पहले सारे घर का काम करे फिर नौकरी पर जाए, लेकिन मैं ही अब पहले की तरह पूरा घर नहीं संभाल सकती। मुझसे सब कुछ मंजूर है, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं बहू को रोटी बनाकर खिलाऊंगी। मुझे पता है कि अगर मैं एक बार इस भंवर में फंस गई तो जिंदगी भर नहीं निकल पाऊंगी। उस वक्त सबको रुक्मणी जी की बातें सुनकर हैरानी तो हुई थी। उनके पति ने तो ये भी कहा कि मुझे नहीं पता था कि मेरी सीधी सरल बहू पत्नी भी सास बनते ही अपना रूप बदल लेगी। लेकिन इन सब बातों का रुक्मणी जी पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपनी जिद पर अड़ी थी। खैर, वंदना को तो नौकरी करनी ही थी, क्योंकि घर के थोड़े से काम के लिए वो अपनी इतनी अच्छी नौकरी तो नहीं छोड़ सकती थी। वहीं उसके पति और ससुर जी ने भी नौकरी की इजाज़त दे दी थी, तो वो फिर कहाँ रुकने वाली थी। इस समस्या का ये हल निकला गया कि घर के कामों के लिए एक कामवाली और खाना बनाने के लिए कुक रख ली गई। खाना बनाने वाली सुबह और शाम का खाना बनाकर चली जाती। वंदना का काम था ऑफिस से आकर बस खाना परोसना चलाएगी। गरजते हुए वंदना बोली, किस मुंह से कहूँ बेटा, पहले तो खुद मैंने ही आगे बढ़कर कुल्हाड़ी पर अपना पैर दे मारा, फिर शिकायत किससे करूँ। तेरे पापा ने तो कहा भी था कि बहू को ज़्यादा छूट दोगी तो बाद में पछताओगी, लेकिन मैं ही बढ़ाई की भूखी थी जो अपनी बहू को सर पर चढ़ा लिया। एक बात कहूँ बेटा, तू चाहे अपनी सास को कुछ भी कह, लेकिन समधन जी का यह फैसला सही था कि वो बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिलाएगी। एक बार वो सबकी नज़रों में बुरी अकड़ सास तो बन गई, लेकिन आगे के लिए कम से कम अपना आत्मसम्मान तो बचा लिया। अब ना तो तू उन्हें कोई ताना दे सकती है
और ना ही कोई रिश्तेदार। काश मैंने भी शुरू से ही ये घर गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेने से इनकार कर दिया होता तो आज मेरा यह हाल ना होता। माँ की बातें सुनकर वंदना निशब्द हो गई। भारी मन से उसने फोन रख दिया। बाहर हॉल में आकर देखा तो सास ससुर आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। बातें करते करते उनकी सास अपने नाखूनों पर नील पेंट लगा रही थी, जिसे देखकर ससुर जी उन्हें चिढ़ा रहे थे। अब बुढ़ापे में ये फैशन करके किसे दिखाओगी? मेरे तो नज़र भी कमज़ोर हो गई है, किसी को नहीं दिखाना मुझे, मैं तो अपनी खुशी के लिए लगाती हूँ। सारी उम्र तो घर गृहस्थी में उलझी रही, अब अवकाश का वक्त आया है तो अपने शौक तो पूरे कर लूं। पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। वंदना की सास मुस्कुराते हुए बोली। पता नहीं आज क्यों वंदना अपनी सास की बातें सुन कर चिढ़ नहीं रही थी, बल्कि वो भी मुस्कुरा उठी। सही तो कह रही है मम्मी जी, एक गृहिणी को अपने लिए वक्त ही कब मिलता है। पहले अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करो, फिर कामकाजी बहू आग जाए तो उसे और उसके बच्चों को संभालो। काश मेरी माँ ने भी मेरी सास की तरह पहले की कह दिया होता कि बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिला सकती।